लोकसभा चुनाव में हर चरण के साथ साथ एक नया मुद्दा सामने आ रहा है और अब तक 4 चरणों का मतदान हो चुका है। और इन 4 चरणों में जो मुद्दे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहे हैं वो है मटन, मछली, मुगल, मुस्लिम, मनमोहन, मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, पाकिस्तान। और अगर इन सभी मुद्दों को आप क्लब करेंगे तो 2 मुद्दे सामने आते हैं जिनके साथ चुनाव 5वें चरण में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है, और वो मुद्दे हैं मुसलमान और पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के बाद ही विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए मुसलमान शब्द को इस चुनाव के सेंटर में ला दिया, तो वहीं विपक्ष के कई नेताओं के बयानों को आधार बनाकर पाकिस्तान की भी इस चुनाव में एंट्री करवाई गई है। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री का वो भाषण सुनिए जिसके चलते 4 चरण में मुसलमान ट्रेंडिंग हो गए। मुस्लिम समाज को भी समझ आ रहा है, कांग्रेस और इंडी वालों ने उन्हें मोहरा बनाया हुआ है। और साथियों, इसलिए अब मुस्लिम समाज भी ये धोखेबाज राजनीति से, इन सब वोट बैंक के ठेकेदारों से छिटक रहा है। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? तो सेंटर में आ गए 2 मुद्दे, पाकिस्तान और मुसलमान। लेकिन मुद्दों की लहर थी और मुद्दों में कौन कौन शामिल था, एक बार फिर से आपके सामने। मटन, मछली, मुगल, मुस्लिम। सिर्फ ये नहीं, मनमोहन, मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र और पाकिस्तान। 4 चरण में किस तरीके से ये मुद्दे आगे बढ़ते चले गए, लेकिन अब आने वाले चरण के लिए जो 2 मुद्दे सेंटर में आ चुके हैं वो है पाकिस्तान और साथ ही मुसलमान। तो एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को मुसलमानों के साथ जोड़कर देखा गया, तो विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को बैठे बिठाए पाकिस्तान का मुद्दा उपहार स्वरूप दे दिया। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। कह रहे हैं कि जो पार का कश्मीर है उसको भी हम मर्ज करेंगे, और वो लोग चाहते हैं कि हम इस कश्मीर से मर्ज हो जाए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? आपको बारीकी नजर हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। अब ये जो तीनों नेता हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया था उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ कहा, जो एक ऐसे मुद्दे की मॉकटेल बन गई जो कांग्रेस के चुनावी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। गठबंधन के नेताओं के
कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बयानों को अगर आप गौर से समझने की, डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों ही बयानों में पाकिस्तान की माली हालत का जिक्र है और इसकी वजह भी तस्वीरों के जरिए आपको देखनी चाहिए। जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखिए। ये खुद ब खुद साफ करती हैं कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान से त्रस्त आ चुके हैं और ये सभी लोग अब पाकिस्तान से खुद को अलग कर लेना चाहते हैं। पीओके में हर तरफ हिंसा के हालात हैं। पाकिस्तानी पुलिस की हर तरफ आम नागरिकों द्वारा पिटाई की जा रही है, जिसके बाद पीओके के अलग अलग हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया। यहां पर पीओके के लोग जो मांगे उठा रहे हैं वो भी आपके सामने रखती हूं। सबसे पहली मांग इन लोगों की क्या है? बिजली की समस्या को दूर करना। दरअसल पाकिस्तान की 20% बिजली पीओके के मंगला डैम से पैदा होती है और इसके बावजूद पीओके की जो जरूरत है उसकी 30% बिजली ही उनको मिल पाती है और इसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास चला जाता है। दूसरा, बुनियादी ढांचा। पीओके में बुनियादी ढांचा भी कमजोर है। 70 सालों में यहां ना तो सड़क है, ना कोई पुल और ना ही ढंग के स्कूल और अस्पताल है। महंगाई, वैसे तो महंगाई पूरे पाकिस्तान में है लेकिन पीओके में इसका ज्यादा इंपैक्ट दिखता है। दावा यह है कि यहां के लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती नहीं। चौथा, स्थानीय जो लोग हैं उनको नजरअंदाज किया जाना। पाकिस्तान के लिए पीओके सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जहां से वो भारत के खिलाफ लड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होने के बावजूद पीओके की सही हिस्सेदारी उसको नहीं मिलती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। पांचवी, स्थानीय सरकार। दरअसल पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है। यहां का अपना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी है। चौधरी अनवरुल हक यहां के प्रधानमंत्री हैं। पीओके की 53 सीटों वाली विधानसभा भी है लेकिन यहां के विधानसभा से लेकर प्रधानमंत्री चुनाव तक धांधली के आरोप लगते हैं। मौजूदा पीएम अनवरुल हक को पीओके के लोग पाकिस्तानी सरकार की कठपुतली भी बताते हैं। यानी कि पीओके में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि वहां पर कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जनता ने पूरे सिस्टम को ही अस्वीकार कर दिया है। इससे आप ये समझिए कि अगर सरकारें इच्छा शक्ति रखें तो हालात बदल सकते हैं। बीते 10 साल में दक्षिण एशिया बहुत बदल चुका है। पहले उत्पाद इधर था, अब उत्पाद उधर है। भारत के कश्मीर में अब पूर्व अलगाववादी वोट दे रहे हैं। कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान का फैक्टर चुनावों में बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर की तरह है जो कि उनके जीत के प्रतिशत को बूस्ट करता है। यानी कि ये तो हो गया इस बार के लोकसभा चुनावों का एक बड़ा मुद्दा। अब वापस दूसरे मुद्दे पर लौटते हैं जो कि है मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के बाद मुसलमानों का जिक्र किया तो कई लोग उनके बयान को अलग अलग तरीके से समझने लगे, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने खुद अपने बयान का विश्लेषण कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है और उन्होंने किसी भी भाषण में नेगेटिव सेंस में मुसलमानों का जिक्र नहीं किया है और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। अब आप भी अगर इस पूरे चुनाव में मोदी और मुसलमान को एक साथ रखकर उसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि मोदी जो समझाना चाहते थे वो कुछ और अलग था और ये बात शायद पीएम मोदी ने भी समझी। यही वजह है कि चुनाव अब आगे बढ़ा तो पीएम मोदी ने मुसलमानों से 1-to-1 संवाद किया, जहां पर यह संदेश दिया कि मुस्लिम समुदाय को चुनावी राजनीति को लेकर आत्ममंथन करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का ख्याल जरूर रखना चाहिए और मुसलमानों से यह भी कहा कि आप खुद से सवाल करिए कि आखिर
सरकारी योजनाओं का फायदा कांग्रेस के जमाने में आप लोगों को क्यों नहीं मिला है। भारत का हालिया चुनावी इतिहास ये बताता है कि वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का बीजेपी के खिलाफ जितना इस्तेमाल हुआ उतना किसी और समुदाय का किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं हुआ। और यही वोट बैंक कुछ पार्टियों के लिए ऑक्सीजन का काम करता रहा। और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति की काट के लिए पीएम मोदी अपने भाषणों में लगातार विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अंतिम हथियार के रूप में सीधे मुस्लिम समुदाय से बात की। और इसकी जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों पड़ी, तो वो भी आप समझिए। दरअसल कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात जब सामने आई, प्रधानमंत्री तभी से कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ अग्रेसिव हुए। मोदी का कहना है कि लोग कहते हैं कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, और फिर मुद्दे पर आ जाते हैं। अपने वोटर को अलर्ट करते हुए ये कहते हैं, ये मेरे परिवारजनों को तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या फिर राम राज्य चलेगा। राजस्थान की रैली में मुसलमानों के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिए तक बता डालने वाले पीएम मोदी के भाषण के बाद से बीजेपी और विपक्ष दोनों ही हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विपक्ष बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाता है तो बीजेपी भी बिल्कुल यही चाहती है, लेकिन वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहती कि रिवर्स पोलराइजेशन होने लगे, यानी कि विपक्ष को एकजुट मुस्लिम वोट मिल जाए। मुस्लिमों को आरक्षण देने की लालू यादव की वकालत तो बीजेपी के मन माफिक ही हुआ, लेकिन जैसे ही उनको ये समझ आया कि वो फिर से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराने का क्रेडिट लेते हुए सफाई देने लगे कि वो सामाजिक आधार पर आरक्षण के पैरोकार हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनावों से एक साल पहले ही बीजेपी की कार्यकारिणी में मोदी ने बीजेपी नेताओं को सलाह दी कि वो पसमानदा मुसलमानों के करीब जाएं और केंद्र सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ की चर्चा करें। तभी से मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता इस मिशन में जुट गए और बीजेपी के कई सीनियर नेता पसमानदा सम्मेलनों में जाकर शिरकत करने लगे, लेकिन बीजेपी को कोई ठोस फायदा मिल रहा हो अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। इस डायरेक्ट संवाद और इन पूरी बातों से ये सवाल निकलता है कि क्या अब तक कांग्रेस के बहाने मुस्लिम समाज को मैसेज भेजने की कोशिश करते रहे प्रधानमंत्री मोदी अब सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस से सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इस विश्लेषण से जो निकला है वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब मुस्लिम समाज पीएम मोदी की बातों पर विश्वास कर पाएगा कि मुसलमानों को लेकर दिए गए उनके भाषणों में एंगल तो दरअसल कुछ और ही था। और क्या विपक्ष ये बात समझ पाएगा कि पाकिस्तान का जिक्र करके वो बीजेपी के सबसे बड़े एक्स फैक्टर को खुद ही सामने रख रहा है, जो कि बीजेपी के लिए डिस्गाइज्ड कैंपेनिंग की तरह काम कर रहा है। इन दोनों ही मुद्दों का चुनाव पर कितना इंपैक्ट होगा, इसका जवाब 4 जून यानी कि नतीजे के दिन पता चलेगा। तब तक हम सभी को इंतजार करना होगा कि होता क्या है नतीजों के दिन यानी कि 4 तारीख।